So, good morning everyone. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with the new topic of your chapters which are available in your books. If you have textbook, you can count on that. I am going to teach you the new chapter, that is chapter number 9, I think. Chapter number 9. This is your cloud computing. Cloud computing. ठीक है, दिस इज़ द न्यू चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टीच यू. फर्स्ट ऑफ ऑल के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं अपनी जनरल लाइफ में. कैसे आप लोगों को पता चलता है कि आप जनरल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस को, या कैसे आप लोग अपने चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हैं. ये इसी चीज़ से रिलेटेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग से. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो फर्स्टली हम लोगों को ये जानना है, कंप्यूटिंग के बारे में तो हम सभी को पता है. कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टास्क आप लोग करते हैं वो हमारा कंप्यूटिंग के अंदर आ जाता है. चाहे वो आप डेटा को सेव करना हुआ, चाहे आपको कैलकुलेशन करना हुआ, चाहे किसी फ़ोटो को अपलोड करना हुआ, चाहे किसी फ़ोटो को डाउनलोड करना हुआ, या किसी एप्लीकेशन को सेंड करना हुआ, किसी एप्लीकेशन को रिसीव करना हुआ, टेक्स्ट करना हुआ, टेक्स्ट रिसीव करना हुआ, ये सारा का सारा टास्क आपका कंप्यूटर के अंडर में आता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग. तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्लाउड होता क्या है. बेसिकली क्लाउड को अगर मैं टेक्निकल टर्म में समझाऊं, दिस इज़ द रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशंस का मतलब क्या होता है, वेयर यू आर सिचुएटेड एट द अनदर प्लेस एंड यू आर गोइंग टू एक्सेस द अनदर मशीन विच आर नॉट अवेलेबल एट योर प्लेसेस. समझे? जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो हर एक चीज़ एक्सेस करने के लिए आपको किसी न किसी के सर्वर पे जाना होता है. तो वो जो सर्वर्स होते हैं ना, वो रिमोट लोकेशंस पे होते हैं. रिमोट लोकेशंस मतलब आपको नहीं पता होता है कि उनकी एक्चुअल लोकेशंस क्या है, पर हाँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे एक्सेस कर पाते हैं. कुछ ना कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जीमेल यूज़ करते हैं, आप लोग फेसबुक भी यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप लोग ट्विटर भी यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम है, या सो ऑन जो भी है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हो गया. वैसे तो आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक अब इसके तीनों के एक ही ओनर हैं, दैट इज़ मार्क जुकरबर्ग. बट इन सब को यूज़ करने के लिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फोटोग्राफ, जो भी टेक्स्ट, सब कुछ लिखते हैं, वो सब कुछ चीज़ें आपके फ़ोन में सेव नहीं होती हैं. क्यों नहीं सेव होती हैं? पहली बात तो इतना सफिशिएंट स्पेस आपके फ़ोन में होता ही नहीं है. मैक्सिमम आज के टाइम की अगर बात की जाए तो सब लोग कितने 128 GB, बहुत ज़्यादा 264, इससे ज़्यादा के फ़ोन्स नहीं चलाते. ये नॉर्मल प्रोपोगेंडा है फ़ोन का. पहले इससे पहले क्या था, 16 एंड 64 तो अभी आया. पहले 16 GB, 8 GB एंड 4 GB. अब इतने GB के अगर हम बात करें तो हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं आजकल वो भी इससे ज़्यादा हो जाते हैं, या कहूँ इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं. सो क्या होगा, हमारा फ़ोन फिल हो जाएगा, यानी उसकी स्टोरेज जो है वो फुल हो जाएगी और हमारे टास्क कहीं ना कहीं रुक जाएंगे. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द क्लाउड स्पेस. क्लाउड स्पेस मीन्स ऐसा स्पेस जो हमारे फ़ोन में ना होके फिर भी हमारे इस फ़ोन के डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है. इसी का एक एग्जाम्पल है आपका गूगल ड्राइव. आप सभी ने अगर जीमेल यूज़ किया होगा तो जीमेल में आप लोग जितने भी अटैचमेंट भेजते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब कुछ जीमेल में हमेशा सेव रहते हैं जब तक कि आप उसे जीमेल से भी डिलीट ना कर दो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है. सेकेंड वन इज़, इसी का एक एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव. या और भी बहुत सारे आते हैं, वन ड्राइव करके. ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक क्लाउड स्पेस है. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. आसूस का क्लाउड स्पेस है, ठीक है, आसूस क्लाउड स्पेस करके आता है. तो ये सब क्या है, ये ऐसे स्पेस एरिया हैं जो आपके फ़ोन में होने के बावजूद भी आपके फ़ोन की मेमोरी को एक्सेस नहीं करते हैं. ये कहाँ, ये क्लाउड स्पेसेस को यूज़ करते हैं. कहीं ना कहीं आप इनकी हेल्प से इन क्लाउड स्पेसेस को यूज़ कर पाते हो. और यही मतलब होता है क्लाउड का रिमोट. रिमोट का मतलब हो गया कि मैं यहाँ बैठे बैठे किसी और के डॉक्यूमेंट को और के सर्वर को एक्सेस कर पाऊँ जिसमें मैंने अपना डेटा सेव किया हुआ है. ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक फेसबुक का. जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं,
फेसबुक में यूज़ करने के बाद आप बहुत सारी पोस्ट उसमें लिख देते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में। इसके अलावा बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी आप लोग उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप फ़ोटोग्राफ्स की एल्बम्स भी बनाते हैं ना। इसके अलावा कभी कभी आप लोग वीडियो भी शेयर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप शेयर तो कर देते हैं, पर इन फोटोग्राफ्स को या इन पोस्ट को आप लोग अपने फ़ोन से अगर डिलीट भी कर दें, फिर भी यहाँ पे ये परमानेंटली पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि फेसबुक जो स्पेस यूज़ करता है वो क्लाउड स्पेस है और आप लोग अपने फ़ोन के थ्रू उस क्लाउड स्पेस को एक्सेस कर पा रहे हो। इसी फॉर्मेट को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग दो वर्ड से बना है, पहला है क्लाउड और दूसरा है कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब हो गया रिमोट लोकेशंस, यानी आपके पास ना अवेलेबल होकर दूसरी जगह जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं या दूसरी जगह जो स्पेस अवेलेबल होता है उसके थ्रू आप लोग कंप्यूटिंग के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, फिर चाहे वो टेक्स्ट को पोस्ट करना हुआ, चाहे किसी मेल को सेंड करना हुआ, किसी फोटोग्राफ्स को अपलोड करना हुआ या अपना डेटा किसी ड्राइव पे रखना हुआ, ये सारा का सारा टास्क क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर? आई होप कि इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे मैं रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग को ही लेके, शायद आप रिलेट भी कर पाएँ उस चीज़ को। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। बारिश में आप लोग क्या देखते हैं? क्लाउड्स ऊपर बने हुए होते हैं। अब क्लाउड्स के अंदर क्या है? डेटा रखा हुआ है और वो डेटा क्या है? वो है वाटर, ठीक है। जहाँ उस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा को वो रिलीज़ कर देता है। क्लियर है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे जो वर्किंग है, यहाँ पे जो सिर्फ टास्क है वो क्या है? रेनिंग का, और तो कोई काम नहीं है ना इसका। तो वो रेनिंग का टास्क कहाँ से इस क्लाउड से कंप्लीट हो जाता है? उसमें आपका डेटा पहले से प्रिजर्व रहता है, पहले से सेव करके रखा जाता है। अब वो सेव करने का जो प्रोसेस है वो साइंस में आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे वहाँ से इसे एक्सेस कर लिया जाता है। यानी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी धूप पड़ती है, उसके बाद फिर बारिश होने लगती है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। आगे में एक छोटा सा डेफिनेशन था जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, बेसिकली आपके चैप्टर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके चैप्टर्स में इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे पहली दी रखी है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। दूसरी है ब्रॉडबैंड, थोड़ी चॉक्स सही नहीं चल रही हैं तो थोड़ा सा इसका हो सकता है, ठीक है। इसे ब्रॉडबैंड ना करके ब्रॉड नेटवर्क बोल दो, नेटवर्क। तीसरा है रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग। अगर नहीं भी दिख रहा होगा, वैसे तो दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तब भी मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि पहला है आपका ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस बोला जाता है इसको, दूसरा हम लोग बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क, तीसरा है आपका रिसोर्स पूलिंग, चौथा है आपका रैपिड इलास्टिसिटी, रैपिड इलास्टिसिटी, एंड लास्ट है आपका मेजर्ड सर्विस, मेजर्ड सर्विस। पांचों के नाम मैं फिर से बोल देता हूं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में से इसका पूरा नाम होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, फिर है आपका ब्रॉड नेटवर्क, तीसरा है रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिक, एंड पांचवा है आपका मेजर्ड सर्विस। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में है और आपको पता भी होना चाहिए। वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हमेशा रैंडम डेटा को एक्सेस करना ही होता है, पर यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये चीज़ बताते हैं कि कैसे एक डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग के
एलिजिबल बनता है। पहला है आपका ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मीन्स आप कहीं से भी बैठे इसकी अगर डिमांड करते हैं तुरंत, आपने कहा कि नहीं, आप बाइक पे जा रहे थे, अचानक आपसे कहा गया कि आपको मेल करना है एक जॉब के लिए, आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया और उसे मेल कर दिया, और मेल करने के लिए आपको जो अपना सीवी था या फिर रिज्यूम था वो पहले से आपके जीमेल पे पड़ा हुआ होने की वजह से आपको उसी में से एक्सेस करना था। तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब भी आप इस सर्विस को डिमांड करें, उसकी डिमांड करें कि हाँ मुझे अभी मेल करना है और मुझे ड्राइव में से अपना मेल या ड्राइव में से अपना रिज्यूम निकाल के मेल करना है, तो उस सर्विस को वो पूरा करें। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग कि आप जो भी डेटा अपना सेव करते हैं क्लाउड पे वो तुरंत के तुरंत आपके एक्सेसिबल हो, आप तुरंत उसको डिमांड करें और तुरंत आपके पास वो पहुंच भी जाए। सेकेंड वन इज़ ब्रॉड नेटवर्क। ब्रॉड नेटवर्क का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ से वो एक्सेस ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लैपटॉप से उसे डेटा को फीड किया था तो वो सिर्फ लैपटॉप से ही एक्सेस हो, ब्रॉड नेटवर्क में हो। इट मीन्स आप उसे चाहे मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर पाओ, चाहे आप उसे टैबलेट से एक्सेस कर पाओ, चाहे उसे आप लैपटॉप से एक्सेस कर पाओ, चाहे आप उसे डेस्कटॉप से एक्सेस कर पाओ। दिस इज़ द क्वालिटी कि हाँ वो एक ब्रॉड नेटवर्क को भी एक्सेसिबल परमिशन देता हो। ऐसा नहीं है कि अगर उसने फ़ोन का डेटा सेव किया है तो सिर्फ फ़ोन पे ही रन करेगा, नहीं, वो आपके हर एक नेटवर्क पे रन करेगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब है कि जैसे ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो वो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है उसके लिए मुझे काफ़ी वेट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपको जीमेल का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, और उस जीमेल के अकाउंट में आपको ऑनलाइन किसी शीट को एक्सेस करना है जो कि कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है, पर उस शीट को किसी और ने पहले से एक्सेस करके रखा हुआ है सेम टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि उस सेम टाइम पे वो रिसोर्स आप तक अवेलेबल ना हो, उसकी कोई ना कोई कॉपी बना के या उस रिसोर्स का जो भी आप डुप्लीकेट कॉपी हो या फिर उसका एक वर्चुअल स्पेस हो या वर्चुअल कॉपी है वो आप तक पहुंचाई जाए। यानी जब भी आप रिसोर्स की डिमांड करें वो आप तक पहुंच जाए और जैसे ही आप उसे रिलीज़ करें वो वापस से सबसे रिलीज़ होकर अपनी जो प्राइमरी स्टेज है उस तक पहुंच जाए। ये रिसोर्स पूलिंग का मीनिंग यही होता है, ठीक है। पूल का मतलब ये होता है कि जब भी एक सफिशिएंट मैनर में आपके पास डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, यानी ये इसके पास क्लाउड के पास अगर सफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट मैनर में वो डेटा को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का होने का या क्लाउड स्टोरेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? ओके। रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट अभी है तो मुझे तुरंत के तुरंत उस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाए, अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुरंत के तुरंत उसकी वो डेटा कैंसिल भी हो जाए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे आजकल हम लोग थिएटर नहीं जाते हैं, तो थिएटर नहीं जाते हैं तो मूवीज़ देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, और इन सब के क्लाउड स्पेस हैं। ऐसा नहीं है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही चलते हैं। नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, इन सब के क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। और क्या है, जी है, अमेज़न है, ठीक है। तो इन सब पे हम क्या है, हम वेब सीरीज़, मूवीज़ या शोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स का, क्लियर, और मुझे अब चाहिए अमेज़न का सब्सक्रिप्शन क्योंकि मुझे फैमिली मैन 2 देखनी है। तो मैं अगर चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तुरंत कैंसिल हो जाए तो इट मीन्स इसको कैंसिल होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी का। मुझे अमेज़न का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अमेज़न के सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे 5 दिन ना लगें, मुझे अभी देखना है फैमिली मैन शो तो मैं अभी देख पाऊँ। तो ये होता है इलास्टिसिटी का मतलब कि जब भी कोई क्लाउड से हम डेटा को डिमांड करें या कोई सब्सक्रिप्शन को डिमांड करें या किसी सर्विस को डिमांड करें तो तुरंत के तुरंत मुझे वो सर्विस मिल भी जाए और तुरंत के तुरंत वो सर्विस क्या हो, कैंसिल भी हो जाए। क्लियर है? आई होप कि ये इलास्टिसिटी, वैसे तो आप सबको एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। जैसे आप लोग घर में रहते होंगे तो आप लोग इलास्टिक के नेकर पहनते होंगे, होते हैं ना, तो इलास्टिक को जितना खींचो वो खींच जाता है, फिर उसे छोड़ दो तो क्या आता है, वापस से अपनी प्राइमरी शेप में आ जाता है। तो यही मतलब होता है रैपिड इलास्टिसिटी का। लास्ट वन इज मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस का मतलब ये होता है कि जितनी सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर कोई ना कोई वॉच करने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सर्विस को कोई कितनी भी यूज़ कर ले और कोई उसे वॉच भी नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मेजर सर्विस का मतलब है
कि कब कितना कहाँ डेटा यूज़ हुआ है, कब कितना कहाँ डेटा एक्सेस किया जा रहा है, कौन इसे एक्सेस कर रहा है, क्या वो ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं है, और उसे इस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन है कि नहीं है, ये सब कुछ मेज़र किया जाना चाहिए। कहाँ? यहाँ। अगर ये मेजरेबल नहीं है, अगर आप सर्विस को मेज़र नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्लाउड का कोई तो डेटा बहुत सारा यूज़ कर पाएगा और किसी के पास बिल्कुल भी वो डेटा पहुँच ही नहीं पाएगा। वहाँ पे क्या होगा, वो डेटा ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने नेटफ्लिक्स में या अमेजन पे ये चेक नहीं किया कि किसने सब्सक्रिप्शन लिया है और कौन उसको वॉच कर रहा है, कौन उसे देख रहा है, तो क्या होगा, एक यूज़र जिसके पास तो सारा का सारा डेटा होगा हर एक चीज़ को वॉच करने का, एक यूज़र ऐसा होगा जिसके पास कोई डेटा ही नहीं होगा देखने के लिए। तो क्या होगा, हमें क्या होगा, अपनी सर्विसेज को मेज़र भी करना चाहिए। तो ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखिए, बेसिकली 4 टाइप के आपके क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। दूसरा टाइप प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। तीसरा टाइप, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड, हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ टाइप कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड्स टाइप्स का मतलब यहाँ पे है कैटेगरीज से, ठीक है, कि आपके इस क्लाउड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक, सेकंड वन इज़ प्राइवेट। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक, सेकंड वन इज़ प्राइवेट, थर्ड वन इज़ हाइब्रिड एंड फोर्थ वन इज़ कम्युनिटी क्लाउड। अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पर्याप्त डिस्कस कर लेते हैं भाई, आपके चैप्टर में है। देन फर्स्ट वन इज़ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक का मतलब ही होता है, अगर आप लोग पब्लिक सर्विस की बात करें, पब्लिक सर्वेंट की बात करें, तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। आप सरकारी ऑफिस में जाएं तो सरकारी ऑफिस में बाहर ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ पे किसको आना अलाउड है और किसको आना अलाउड नहीं है। वहाँ पे कोई अमीर है तो भी जा सकता है, कोई गरीब है तो भी जा सकता है, बस क्या है, एक ही शर्त होती है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। दैट्स वाई पब्लिक क्लाउड मीन्स उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसके लिए कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप ऐसे क्लाउड, ऐसी डेटाबेस में जा रहे हो या ऐसे डेटा में जा रहे हो जिसको एक्सेस करने की परमिशन आपको नेशन ने दे रखी है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक क्लाउड। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका गूगल, ठीक है, ये आपका एक पब्लिक क्लाउड है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कुछ भी टाइप करो, कुछ भी, वो आपको आंसर देता है, ठीक है। भले ही वो सेम आंसर ना दे, उसके बीच में ये लिख दे, डिड यू मीन दैट, डिड यू मीन दैट। तो ये आपके होते हैं पब्लिक क्लाउड्स। इसके अलावा आपकी जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं या ऐसी साइट जिनको आप लोग इजीली एक्सेस कर पाते हो, जिस पे कोई बाउंड्री नहीं होती है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पब्लिक क्लाउड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसा कि नाम है, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड्स। तो प्राइवेट क्लाउड्स की अगर बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन
जब भी कोई डेटा अपना क्लाउड पे रखती है ताकि उसे एक्सेस कर सके सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, नॉट कस्टमर, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग कभी किसी कंपनी में, अगर कंपनी छोड़िए किसी बैंक में गए हों, तो बैंक में क्या होगा, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं या जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनका जो ऑपरेशन का तरीका होता है या ऑपरेशन का जो डेटा होता है वो अलग होता है। इट मीन्स उन्होंने जो सिस्टम ले रखे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ले रखे होते हैं, उसको एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ उन्हीं को होती है। आप लोग उनके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, एक प्राइवेट क्लाउड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं, तो रेलवे का एक हिस्सा तो आप लोग करते हो इस्तेमाल, ठीक है, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन रेलवे में जो टिकट बुक करते हैं, जो काउंटर्स पे होते हैं, उनका डेटाबेस अलग होता है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, प्राइवेट क्लाउड है। उसे आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना डेटाबेस एक पूरा बनाया होगा और वो सिर्फ और सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ के लिए है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट डेटाबेस या प्राइवेट क्लाउड। ठीक, थर्ड हम लोग बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए कि जहाँ पे पब्लिक के का भी कुछ डेटा यूज़ हो रहा हो, यानी पब्लिकली भी उसे यूज़ किया जा सकता हो और प्राइवेटली भी उसे यूज़ किया जा सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड। जैसे बैंक ही इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि बैंक ने अपनी जो साइट्स बनाई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जिसको वो उसका एम्प्लॉय भी एक्सेस कर सकता है और उसका कस्टमर भी एक्सेस कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ वन की अगर हम लोग बात करें, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कुछ स्पेशल टाइप के लोगों के लिए बनाया गया क्लाउड। ऐसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, इनका कुछ क्लाउड्स अलग बना हुआ होगा। ट्रैवल, इसका कुछ क्लाउड अलग बना हुआ होगा। एजुकेशन, इसका क्लाउड कुछ अलग बना हुआ होगा। अब किसी को बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी एक्सेस करना है तो उसके पास बहुत सारी ऐप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम, ठीक है, फ़ोनपे या अमेजन या जीपे। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी क्लाउड्स हैं। कम्युनिटी मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस का ही काम होता है और कोई काम नहीं होता है, या बैंक द्वारा बनाई गई सारी एप्लीकेशंस, जितनी भी ऐप्स हैं जो बैंक्स ने लॉन्च की होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बैंकिंग एंड फाइनेंस की एक कम्युनिटी हो गई। दूसरा मैंने बात की ट्रैवल की, तो ट्रैवल के लिए क्या ज़रूरी होता है, कुछ हमारे ट्रिप्स और होटल्स और जो व्हीकल्स हैं, तो इसके लिए कुछ हैं, जैसे गोआईबिबो या ओयोज या त्रिवागो। तो ये कुछ ट्रैवल की वेबसाइट्स बनाई गई हैं और जिनको एक्सेस करने के लिए सिर्फ ट्रैवल वाले यहीं जाते हैं, बाकी यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले यहाँ नहीं आएंगे। ऐसी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ बनाए गए होंगे, जैसे बायजूस हैं या हमारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं। यूट्यूब चैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे सिर्फ आपको एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना आपको। या और भी बहुत सारे, जैसे खान एकेडमी है, एक्सेट्रा है, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो ये होती हैं आपकी कम्युनिटी क्लाउड, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप के कम्युनिटी के ही या स्पेशल टाइप के ही पर्सन के लिए डेटाबेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के डेटाबेसेस होते हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ बातें की हैं। ठीक है, चलिए, इसमें से किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी तो आप लोग मुझे बता नहीं सकते, तो एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। बेसिकली 5 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे सभी को, क्या क्या, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एंड
ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क। नेक्स्ट वन आप लोग भी बोल सकते हैं वैसे, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर सर्विस। तो ये आपके 5 टाइप के सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और क्लाउड्स के 4 टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से आपके क्लाउड्स का यूज़ करती है। चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग घर में बने रहिए, सेफ़ रहिए, और घर से बाहर अभी मत निकलिएगा। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हो गया है, तो स्टे सेफ एट योर प्लेसेस। थैंक यू सो मच।